फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कुछ 2-3 फर्क होंगे। अब मैं एक पॉइंट बोलूंगा और आपको बताना है कि वो फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी। तो पहले कौशल बताएंगी। इंग्लिश में, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इंग्लिश पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ क्या है। they aim at establishing political democracy. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का इनका मकसद होता है। किसका? डीपीएसपी का कि फंडामेंटल राइट्स का? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सर फंडामेंटल राइट्स का। किसी को कुछ अगर आपत्ति हो तो भैया बोल सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रमोट कम्युनिटी वेलफेयर, डीपीएसपी की फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी पक्का? डीपीएसपी जी। अच्छा, एनफोर्स्ड यानी कि क्या कहते हैं, कोर्ट में जाने वाला काम, क्या बोलते हैं हिंदी में यार, भूल गया। सर वाद योग्य। हाँ, वाद योग्य। वाद योग्य क्या है, कुछ और क्या बोलते हैं हिंदी में, तो दिमाग कर गया मेरे। एनफोर्स मतलब कि अगर वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट में जाने के लिए, कोर्ट से जाके आप उसको करेंगे। तो एनफोर्स है कौन? फंडामेंटल राइट्स की डीपीएसपी? फंडामेंटल राइट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट, नेगेटिव इन नेचर। सर फंडामेंटल राइट्स। बाकी लोग डीपीएसपी पॉजिटिव है। यस सर, डीपीएसपी पॉजिटिव। क्या, क्यों, कैसे, कहां? तो चलो सर वो हमें उसमें जो है रोकता है। और ये जो है डीपीएसपी इसमें हर राज्य, और इसमें हम जो है इसमें हर एक चीज में लागू करने की बात करते हैं। मतलब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। और ये फंडामेंटल राइट्स किससे आपकी रक्षा करता है? सर राज्य से। राज्यों से, और कभी कभी कुछ इंसानों से भी कर लेता है। व्यक्तिगत जी, व्यक्तिगत से, ठीक है ना, कुछ मामले में हाँ कर लेता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में कुछ पता है वो डीपीएसपी के अंदर? गांधी सर वो सामाजिक जो है वो गांधीयन कहलाते हैं। ठीक है, एक दो बताइए, अगर आर्टिकल याद ना भी हो तो बताइए। हाँ, ग्राम पंचायतों का गठन 47। ठीक है, 47। ठीक है, क्या है, क्या है ये? सर 46 में तो राज्य कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की बात की गई है, और उनके हर तरह से शोषण और अन्याय से रक्षा करने की बात की गई है। और कौन सी गांधीवादी सोच? रैंडमली बता दीजिए, अगर नहीं आर्टिकल याद भी तो बता दीजिए क्या क्या है, और बताइए। और सर नशीले पदार्थों को और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और क्या, और सोचिए। और सर वो जो औद्योगिक संस्थानों में जो भागीदारी बनाने का, वो भी गांधी ने किया। चलिए, और एक सवाल जो मैं सुनना चाहता हूँ, वो एग्जाम में आता है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। और है विलेज पंचायत, आर्टिकल 40। पंचायत जी, आर्टिकल 40। ग्राम पंचायत, ठीक है ना? समझ गया, यही सुनना चाहता था, मेरे कान तरस गए थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे प्राचीन स्मारक संबंधी निदेशक तत्व। प्राचीन स्मारक, ठीक है जी। इसमें दो आते हैं, एक 48 का है और एक 49 है, दो आर्टिकल्स के अंदर हैं। पहले 48 का पढ़ लेते हैं। इसमें प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। थोड़ा सा आवाज आ रही है ज्यादा, चलिए। क्या कह रहा है कि राज्य देश के पर्यावरण, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों। सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है? हुआ ये था कि यूपीएससी में पास सवाल आया कि सिर्फ फॉरेस्ट की बात, बोला कि क्या सिर्फ फॉरेस्ट की बात करता है? नहीं, फॉरेस्ट की बात भी करता है और वाइल्ड लाइफ की बात भी करता है, प्रोटेक्शन की। ठीक है, एक बस इसलिए मैं कहता हूँ यूपीएससी का पेपर इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो एक सिंगल एक शब्दों को हेर फेर करके मतलब एक स्टेटमेंट जनरेट कर देते हैं और फिर उसको देखना समझना पड़ता है। तो आर्टिकल 48 का ये बोलता है
कि भाई आपका फॉरेस्ट भी होने चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होना चाहिए, और फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और 49 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषण किया है रक्षा करने का प्रयास करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। कभी कभी आप देखते हो कि कभी धरना प्रदर्शन करते करते कभी कुछ आंदोलन ऐसे तो बड़ा एक वॉलेंट हो जाते हैं, और उस वॉलेंट होने पर क्या होता है कि वो लोग कुछ नुकसान कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो इस चीज को गलत माना जाता है, ठीक है। या कुछ लोग घूमने जाते हैं तो वहां पर वो कुछ लिख देते हैं दीवारों के ऊपर, ठीक है, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 48 का और 49 जो है वो प्राचीन स्मारक संबंधी निदेशक तत्व हैं। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है भाई जो कि पुराने स्मारकों के संबंध में संरक्षण करता है उनको? आर्टिकल 49। ना मैं ASI सर, एएसआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो स्मारक होते हैं इनके बारे में सुरक्षा उनका करना। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, वो बेचारा वो बड़ा परेशान है ताजमहल को बचाने के चक्कर में। ताजमहल में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मुझे पहले ये बता दो क्या ये थोड़ा सा अलग है, मतलब क्वालिटी से अलग जाता है। ताजमहल में दिक्कत क्या हो रही है और उसे प्रोटेक्शन कैसे किया जा रहा है, कुछ आइडिया ताजमहल संबंधी? सर अगर मथुरा रिफाइनरी से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो उधर आ रहे हैं, जिससे उसके संगमरमर का सर कलर जो है एसिड पीला रेन की पड़ रहा है। प्रॉब्लम चल रही है। किस चीज की? एसिड संगमरमर का। रेन। एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन सर एसिड सर रेन सर SO2 और NO2 जो गैसें होती हैं वो जब वाटर के साथ मिलकर NOx अपूर्व, NOx नाइट्रस ऑक्साइड। NOx एक्स में जी सर। O भी रहता है और O2 भी होता है। NO2 HNO3 और H2SO4। मैं सुनो तो मेरी बात यार, मैं यही इसी पॉइंट पे लेकर आ रहा हूँ आपको। एग्जाम में सवाल आया था कि SO2 और NO2 है या SO2 या NOx है। X का मतलब क्या है यहाँ पे? X का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ठीक है। NOx नीचे X का मतलब है कि उसके 1 या 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो NO भी प्रॉब्लम करता है और NO2 भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो हाँ, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सर H2SO4 और HNO3 बनता है, जो कि अगर ठीक है। जमीन में गिरता है या किसी वाटर बॉडी नहीं, पे पहले तो गिरता ये है बताओ ये तो आया उसको कहाँ से? एसिडिक इन अरे नेचर। बताओ तो, बाकी लोग सुनना चाहते हैं आपसे कि कहाँ से आया ये? सर ये जो होता है ये पॉल्यूटेंट से जनरेट होता है और जाके ये वाटर में कहाँ से मिक्स हो पॉल्यूटेंट? जाता है। कौन जो सा पॉल्यूटेंट? कौन सा पॉल्यूटेंट? कहाँ से सर वो? जैसे रिफाइनरी का पॉल्यूटेंट हो गया, फैक्ट्रीज का फैक्ट्री पॉल्यूटेंट का हो गया, धुआं जो इससे होता है, जो फैक्ट्री, गैसेस बस निकलती ये हैं। है, ठीक है। तो ये ताजमहल के पास क्या कर रहा है? सर मथुरा में रिफाइनरी है ना, ठीक है, मथुरा में रिफाइनरी है और आगरा में भी कुछ सारे इंडस्ट्रीज और रही सारे हैं। चर्म जैसा उद्योग क्या लगा हुआ है। ठीक है, अभी वो क्या चर्म कर, उद्योग भी है वहाँ। हाँ, और क्या करती है फिर ये लोग? सर ये मिक्स होके वाटर बॉडीज से, और हाँ, एसिडिक जो वाटर बॉडीज धरती की हैं, जैसे यमुना नदी का पानी, गंगा नदी का पानी है, कोई भी वाटर बॉडी है या फिर जमीन है, उसको एसिडिक इन नेचर कर देती है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। पानी में जाती तो फिशेस नष्ट हो जाती हैं। जैसे ताजमहल ताजमहल का के क्या है? केस में तो हाँ, ताजमहल पीला पड़ रहा है, ताजमहल का ठीक है। संगमरमर पीला पड़ रहा है इसके क्यों कारण। पड़ रहा है? सर क्योंकि एटमॉस्फेयर में जाके गैसेस मिल रही अरे हैं, ना तो उससे बपना, फिर वो ताजमहल बना है मार्बल से, यस सर, इसीलिए उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्सिनेशन हो जा रहा है। ठीक है ना, कैल्शियम कैल्सिनेशन हो कार्बोनेट, जा ठीक रहा है ना, ये हो रहा है, इससे पीला पड़ रहा है। तो जरा सफाई कर रहे हैं वहां पे जाके, धीरे धीरे साफ कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। चलिए 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 चलिए, क्या करें, थोड़ा दाया बैंक से पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। अब आ गया भैया, आपका हो गया आर्टिकल 51 की बात करते हैं, अंतिम 51, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत। आर्टिकल 51 क्या बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व के बारे में है, जिसके अनुसार राज्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में नीचे लिखे आदेशों का प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। जैसे कि पहला है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान पूर्वक संबंध बनाए रखना, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति उदार आदर का भाव बढ़ाना, और अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करने के लिए काम करना। तो आर्टिकल 51 ये बोलता है, 4 पॉइंट बोलता है। तो मैं अभी आपको फंसाने जा रहा हूं इस मैटर पे, चौथे वाले पे पहले बताता हूं कि अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करने आज के से लिए दिखाई ना दे रहा है। क्या हो गया? मैच क्या वो हो गया क्या?
मिस्टर इंडिया, दिख ही नहीं रहा लोगों को मैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो हमारा डीपीएसपी ये बोल रहा है कि हम लोग जो है मीडिएटर जो है यूज कर सकते हैं, और कभी झगड़े वगड़े हो तो हमें कोई मीडिएशन यानी कि कोई ऐसा बंदा बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए जो कि थर्ड पार्टी हो, जो कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। लेकिन यहाँ पे हम लोग कश्मीर के मैटर में जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम पाकिस्तान को बोलते हैं कि हम किसी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले ये बताओ। आंसर तो बाद में समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। कितनों लोगों को क्वेश्चन समझ में आया पहले तो ये बताओ। आंसर तो चलो जो है वो है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कौशल नहीं आया कौशल ने समझ में आया? चलो और किसको सर, नहीं आया? नहीं आया। बाकी लोग हाँ, मौर्य जी, आर के मौर्य, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या पॉइंट क्या रखा मैंने, ठीक है? अब सर नहीं समझ में आया। क्वेश्चन समझ आज तक समझ, चलिए सर अब फिर से बता दीजिए। समझाइए और समझाइए सर ये क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन समझाइए। सर क्वेश्चन ये है कि इसमें हम बात करते हैं कि मध्यस्थता कुछ इंडिया अगर चाहे तो उसको करना चाहिए नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप, आर्टिकल 51 के अनुरूप। लेकिन पाकिस्तान के मैटर में हम जो यूएन की मध्यस्थता है, संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता है, उससे इनकार करके इसको एक द्विपक्षीय मसला बताते हैं। तो आपका पूछने का मतलब ये है कि हमारे दो स्टैंड एक ही चीज को लेके कैसे हैं, हम डीपीएसपी को यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ में आया? अब समझ में आया? नहीं आया समझ में, कई आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है, मुझे पता है। देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट में लेकर आता हूँ नीचे। देखिए जब भी कोई लड़ाई होती है, आप दो भाइयों के मतलब भाई बहनों के बीच में, तो मध्यस्थता कौन बीच में आता है? पापा मम्मी आते हैं कि नहीं आते हैं? वो आके दोनों को दोनों को थप्पड़ मार के सुधार देते हैं, दोनों सुधर जाते हैं, अपने अपना करने लगते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान का मैटर चल रहा है, ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान का एक मैटर कश्मीर के ऊपर है। अब पाकिस्तान चाहता है किसी तरह से कोई बीच में आकर इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि यूएन आ जाए या कोई चाइना आ जाए, किस तरह से वो इंडिया पाकिस्तान के मैटर को सॉल्व कर ले। इंडिया बोलती है कि भाई अगर मैटर सॉल्व होगा तो सिर्फ तुम और हम बैठेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, हम तीसरा आदमी को बिठाएंगे नहीं, जो होगा तुम बात करते हैं, हमारा तुम्हारा मैटर है। इस बात को लेकर मसला चल रहा है। ये तो एक पॉइंट हो गया। अभी हम डीपीएसपी में पढ़ रहे हैं कि लिखा हुआ है कि अगर कोई मैटर ऐसा विवाद हो रहा है तो बीच में जो है एक तरह का मध्यस्थता जो किसी की हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए, और वहां पर हम लोग किसी को बुलाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए। ये पॉइंट है, दो पॉइंट है। अब एक ही चीज के हम दो, एक तरफ तो डीपीएसपी में हम संविधान में लिख भी रहे हैं बात को, और दूसरा मान भी नहीं रहे। यस सर, समझ में आ गया। आ गया? एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि डीपीएस में लिख दिया हमने कि भाई जहां अगर मैटर सॉल्व प्रॉब्लम होगी तो किसी को बीच बचाव करने के लिए आ जाना चाहिए, और दूसरे मीडिएटर पाकिस्तान के मैटर में हम बोलते हैं ना जी हम नहीं सुन रहे आपकी, हम किसी को तुम्हें हमें बात करनी होगी। देखिए इसमें कुछ नहीं है, दो चीजें इसके अंदर। पहली चीज है डीपीएसपी कोई एनफोर्स नहीं है, डीपीएसपी एक गाइडलाइन है, यही ना गाइडलाइन तो ना कि मतलब फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है कोई कि वो उसको हम मानना ही मानना है, ठीक है। वो एक डीपीएसपी एक ज्यादा आइडियलिस्टिक कंडीशन के ऊपर बनाया गया है। अब जैसे कि आपका वही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी तो लागू नहीं हुआ है ना, लिखा तो उसके अंदर भी है, ठीक है। और दूसरी बात जो इंडिया का स्टैंड कश्मीर को लेकर है, देखिए हुआ क्या था, शुरुआत में इंडिया पाकिस्तान कश्मीर यूएन गए थे दोनों और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि मिलिटेंसी ज्यादा आई और बहुत ज्यादा राजनीति इसके अंदर हो गई, तो इंडिया को ये डर हो रहा है कि अब इसमें दूसरे लोग ऐसे इन्वॉल्व हो जाएंगे जो इस बात को खराब कर सकते हैं। ये इंडिया का स्टैंड है। अब इंडिया बोलती है अगर हमें मैटर को सॉल्व करना है तो तुम्हें और पाकिस्तान और हमें बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, किसी और से क्या मतलब है हमारा, क्योंकि इंडिया को लगता है कि यहाँ अब बहुत ज्यादा गेम बढ़ गया, शायद अमेरिका या चाइना या दूसरे लोग जो है इस मैटर को पॉलिटिकल यूज कर सकते हैं। इसलिए इंडिया ने कुछ सालों से अपना एक स्टैंड ले रखा कि नहीं भाई करना होगा तो हमें तुम्हें मिलकर करना होगा, कोई तीसरा को नहीं बुलाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ेंगे इसके अंदर। अब आ गया कुछ फैक्ट्स हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। इसमें केटी शाह ने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक कहा जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। केटी शाह एक, ठीक है। अब एक ये चीज ना एक सेम एक और भी स्टेटमेंट आता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पर एक लाइन आती है कि क्या था यार वो, पोस्ट डेटेड चेक है ऐसा कुछ, पोस्ट डेटेड चेक, हाँ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रशिंग बैंक, ठीक है। किसने बोला था ये?
पोस्ट डेटेड चेक। हाँ, किसने कहा था ये? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था इसे। हाँ, पूरे स्टेट में। और उससे पहले गांधी जी ने बोला था। किस चीज को बोला था? सर किसी प्रपोजल को, क्रिस प्रपोजल को, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना, किस क्रिस मिशन को, प्रपोजल को, हाँ। ठीक है ना? कहता कि ये तो भैया आप वर्ल्ड वॉर हो रहा है, आपकी वैसी हालत खराब पोस्ट है, एंड स्टिल, है ना? स्टिल एंड पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है ना? तो आप तो जो वादे प्रॉमिस कर रहे हो, ये तो आप कहोगे हम जीतेंगे और फिर ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, तो उतना तो फिर अब पोस्ट डेटेड चेक हो जाता है मामला, ठीक है? तो ये आगे तो सेम चीज बोल रहा केटी शाह बोल रहे हैं कि ये तो आपने जो चेक साइन किया है वो तो आप बैंक जो है अपनी सुविधा के अनुसार देगा, यानी कि जब बैंक के पास पैसा होगा तब दे देगा आपको। अभी डीपीएसपी भी कुछ ऐसा ही नहीं है कि जब सरकार के पास संसाधन होंगे तो डीपीएसपी को लागू कर देगा, जब संसाधन नहीं है, जब क्षमता नहीं है, माहौल नहीं है, लागू नहीं करेगा। तो ऐसी तो बात है ना? जी सर। बात वही समझ में आ गया बाकियों को? क्या क्या बोला मैं? अभी आपके अगर आपका बैंक में जाओगे, जैसे आपको मान लो आपका एसबीआई में आपका अकाउंट है, आपने चेक लिखा और गए तो बैंक वालों को देना ही पड़ता है आपका पैसा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है? लेकिन अभी आपने 1 लाख रुपए का चेक भरा और एसबीआई के पास गए और एसबीआई बोले कि नहीं यार अभी रुक जाओ, अभी 10 दिन रुक जाओ, पैसा थोड़ा इकट्ठा हो जाए उसके बाद हम देंगे आपको। तो वो तो सुविधा अनुसार हो गया ना कि भैया बैंक का जब बैंक के पास होगा तब देगा आपको, जो कि गलत है। सेम केटी साहब बोल रहे हैं कि डीपीएसपी में जो बातें लिखी गई हैं अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, बट ये उसी तरह से है कि जब सुविधा होगी, जब माहौल बन जाएगा, सरकार के पास पैसा होगा, जब विल पावर होगी, तो उन चीजों को इंप्लीमेंट कर देंगे, कोई जल्दी किसी बात की नहीं है, ठीक है? चलिए, अब एक सवाल जो बहुत आता है, वो है 42वें संविधान संशोधन में 4 चीजें जोड़ी गई हैं डीपीएसपी की। एग्जाम में कई बार आता है। 42nd संविधान संशोधन में डीपीएसपी को लेकर 4 चीजें जोड़ी गई हैं। जैसे प्रियम्बल में कुछ 2-3 चीजें जोड़ी गई, वैसे डीपीएसपी में 4 चीजें जोड़ी गई। क्या है? पहला है 39 सोशलिस्ट, सेक्युलर, नहीं वो तो अलग हो गया, प्रियम्बल 39 ए। पहला है 39 का, क्या बोला? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, ठीक है? भैया आप गरीब लोग जो हैं वो उनके पे भी आप वहां पे वकील जो हैं वो उनको दे दिया जाएगा, अगर वो उनके पास पैसे वैसे नहीं है तो वकील पकड़ा जाएगा। ये बात नहीं बोली गई कि वकील कितना काबिल होगा, लेकिन वकील दे दिया जाएगा उसको, थोड़ा बहुत उसको मतलब हेल्प मिल जाए, क्योंकि सबको कानून का मतलब कानून के दायरे में लाना है और कानून का जो यूसेज है वो होना चाहिए। दूसरा है 39 चा, शोषण से बच्चों मतलब और बड़ों की सुरक्षा, कि कई ऐसी जगह पे ना नौकरी करने लगते जो बहुत खतरनाक है, ठीक है? फिर एक आता है 43 का, उद्योगों के प्रबंध में जो कर्मचारियों का भाग, कामगारों की भागीदारी, ठीक है? इसमें आपका आता है जो मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है? जो गांधी जी वाला ट्रस्टीशिप वाला फंडा था। और एक है 48 का, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार घूम के आती हैं और कई बार पूछी जाती हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है लोगों को? सर ये भी 76 में ही ऐड किए गए हैं, 42वें में, हाँ वही मतलब सन 76 में। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े? जी सर। अब एक क्वेश्चन और आता है कई बार कि भाई चलो डीपीएसपी में तो चलो हमने पढ़ लिया 36 से लेकर 51 तक होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ और भी डीपीएसपी हैं जो 36 से 51 ना होके कुछ एक्स्ट्रा भी है। कुछ 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो डीपीएसपी के अंदर हैं, मतलब माने जाते हैं, जो अलग अलग जगह पे। आर्टिकल 350 वो क्या बोलता है कि राज्य भाषीय अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करें, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा में दिया जाएगा, ठीक है? जो मातृभाषा है उसमें, अब तमिलनाडु में बच्चा ऐसा है तो तमिल में पढ़ेगा, अगर यूपी में बच्चा है तो हिंदी में पढ़ेगा, तो प्राइमरी एजुकेशन। बाद में बड़ा होगा तो इंग्लिश सीख लेगा, ठीक है? ये आर्टिकल 350 है, 350 है, क्योंकि इसके बाद जस्ट बाद हुए 352 आ जाएगा ना। 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपदा, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है? चलिए, तो 350 हो गया। 351 भी आता है, संघ का यह कर्तव्य है कि हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए कार्य करे, ठीक है? हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ,
तो आर्टिकल 351 बोलता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाएगा, ये जिम्मेदारी संघ की है, यानी यूनियन सेंटर की है। और आर्टिकल 335 बोलता है संघ और राज्य की सेवाओं में नियुक्ति करने में SC/ST के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान दिया जाएगा। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मान लो कोई नौकरी का एग्जाम हो रहा है, तो वहां पर अगर SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो उनको रिजर्वेशन हम दे सकते हैं, बशर्ते कि प्रशासन में दक्षता बना रखे। यानी कि अगर मान लो कट ऑफ में कमी करनी पड़ रही है तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी कमी ना करो कि दो लोगों के बीच में बहुत गैप हो जाए। प्रशासन की दक्षता को बनाए रखते हुए कुछ SC/ST OBC को अगर सुविधा दे सकते हो तो दे दो आप, ठीक है। ये आर्टिकल 335 बोलता है। और तीनों आर्टिकल एक तरह के DPSP माने जाते हैं, पहली चीज। और दूसरी बात ये है कि कई बार ये इंडिविजुअल भी पूछे गए हैं। मैंने कई बार कहा है कि पहले जमाना था कि जहां पर आपका आर्टिकल्स जो थे वो शुरुआती संविधान के आर्टिकल से पूछ ले जाते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा देखने में मिल रहा है कि आर्टिकल्स पीछे वाले साइड से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 335 पूछ लेगा, 350 पूछ लेगा, 351 पूछ लेगा, पूछे गए हैं इनफैक्ट, ठीक है। ध्यान रखना, जितने भी आर्टिकल 100-150 के बाद वाले आर्टिकल है मुख्य, तो उनको ध्यान रखिएगा, एक आधा क्वेश्चन PCS में आ जाता है इस तरह का। अभी तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, DPSP और मूल अधिकार के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, तो फिर से रीड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेगेटिव है, DPSP पॉजिटिव है। मूल अधिकार जो है व्यक्ति संबंधित है, DPSP राज्यों से संबंधित है, ठीक है। तो उसके बाद आपका मूल अधिकार मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि DPSP का जो उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो हम अभी डिस्कस कर चुके। वेलफेयर स्टेट बनाने का काम जो है वो DPSP के ऊपर है। 25वें संविधान संशोधन द्वारा DPSP को मूल अधिकार पर ओवरराइड बनाया गया था। बोला कि नहीं, DPSP में जो बोला गया है वो मतलब कभी अगर ऐसा मैटर होता है, मतलब एक बवाल हुआ था कि ऐसा मैटर होता है कि फंडामेंटल राइट, मतलब कोई मैटर आ गया जहां पर फंडामेंटल राइट और DPSP आमने सामने खड़े हो जाएं, तो किसकी चलेगी? संघर्ष की स्थिति आ जाए। कोई ऐसा मैटर आ गया कि जहां पर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का हनन भी हो रहा है या उसमें हो रहा है, और दूसरा DPSP की भी आ रही है, दोनों की स्थिति में कोर्ट किसका सपोर्ट करेगा? सर फंडामेंटल राइट्स। असल में ये कई बार ऐसा होता है, लेकिन कोर्ट का अब जो जजमेंट रहा है कि भाई दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, आप इसको ये नहीं बोल सकते कि कौन क्या है क्या नहीं है, कंडीशन के ऊपर रहता है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जी सर, ठीक है, ये तो लेकिन 1980 मिनर्वा मिल वाला केस। 25वें संविधान संशोधन में ये बोल रहा था क्या कि भाई ठीक कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो DPSP को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ठीक है, कि बाद में सब चीज होगी। इसके बाद संविधान में 31 गा जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि यदि आर्टिकल 39 खा और गा में वर्णित DPSP को एग्जीक्यूट करने के लिए राज्य किसी कोई विधि बनाता है, तो उसे उस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के भागों के मूल अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा लाइन क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। केशवानंद भारती के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक क्या है, क्यों कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज होती है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? मूल ढांचा। एक राष्ट्र के लिए अनिवार्य जो तत्व होते हैं। दो चार एग्जांपल आपको आइडिया हो, दो चार बताइए कुछ। क्या है राष्ट्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू। क्या हो, बोलिए। आस्था बताओ बेटा, तुम बताओ ऐसे चीजें जो बेसिक स्ट्रक्चर इंडिया के हैं, कुछ आइडिया? फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है, और एक आधा बता दो, और बता दो। सेकुलरिज्म है, फंडामेंटल राइट्स है, डेमोक्रेसी है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ये सब है कि नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ना तेज दिमाग चलाया करो, इधर उधर फटाफट।
अब ये ना दिमाग जहाँ चल रहा होता वही चल रहा होता, वो बाकी पिछला वाला जो है भूल गए, वो नहीं करना है। थोड़ा सा दिमाग में तेल वेल डालिए, थोड़ा सा हिलाइए, तेजी से काम करना शुरू करे मशीनरी उसकी। चलिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में तो क्या होगा। तो मिनर्वा मिल्स एक केस आया था जिसमें ये बोला गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशित तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि डीपीएसपी वे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करना है और मूल अधिकार वे साधन है जिसके माध्यम से उन लक्ष्यों की प्राप्ति किया जाता है। ठीक है कि भाई डीपीएसपी तो लक्ष्य है ना, क्योंकि डीपीएसपी जो बातें बोली गई हैं ऐसी पॉलिसीज हमें बनानी है कि हम उनको एग्जीक्यूट कर सकें, जैसे एक फ्री लीगल एड या इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। अब ऐसी अच्छी स्थिति लाने के लिए हमें काम करना है, तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कई बार फंडामेंटल राइट्स जैसी चीजों का भी हेल्प लेनी पड़ती है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं एक तरह के साधन है और लक्ष्य जो है वो डीपीएसपी है। ऐसी अच्छी बातें मिनर्वा मिल्स केस में बोली गई हैं। क्लियर हो गया सर ये? इस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल राइट और ये डीपीएसपी में? सर हमको बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसमें फंडामेंटल राइट में कहता है कि ये राज्य के विरुद्ध है और डीपीएसपी में कहता है कि ये राज्य के वेलफेयर के लिए, मतलब इसको अच्छा बनाने के लिए इसमें सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है। अभी अब जैसे कि आपके घर में ऐसी बातें होती होंगी कि यार ऐसा है कि जब इस बार थोड़ा बोनस मिलेगा दिवाली में तो हम लोग ने कार खरीदेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डीपीएसपी। क्या करेंगे अगर घर में आदर्शात्मक स्थिति। ठीक है, जब अच्छा स्थिति होगी तो हम कार लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया डीपीएसपी। और आप घर में आ रहे हो, ठीक है, और आपको सुबह उठकर झाड़ू मारनी है। ठीक है, तो ये आपका काम है, ये आपका। ठीक है, पापा ने काम करा तो करना है, ये अधिकार आपके साथ है कि आपको सफाई, पापा को सफाई साफ चीजें मिल जाए। कहने का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी आपके विरुद्ध पापा के अधिकार, पापा का अधिकार है। ठीक है, और राज्य की जगह पापा हो गए, उसकी जगह आप हो गए। तो डीपीएसपी वो बातें होती हैं जो अच्छी अच्छी बातें वो हैं जिनको हमें अचीव करना है। ठीक है, डीपीएसपी आप देखो 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल तक आप जितनी बातें देखोगे अच्छी अच्छी बातें हैं अच्छी अच्छी बातें कि हाँ भाई हमें ये करना है, वो करना है, ऐसा होना, देश ऐसा, फॉरेस्ट की सुरक्षा करनी है, हमें वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करनी है, हमें मॉन्यूमेंट की सुरक्षा करनी है। ये सब अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही है कि नहीं बोली जा रही है? ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि आपके राइट्स क्या है, आपके इंडिविजुअल राइट्स क्या है भाई। ऐसे ठीक है, तो आपके राइट्स जैसे कि आपका बोलने का अधिकार हो गया या धर्म को मानने का अधिकार हो गया, तो वो आपके अधिकार है। अब एक चीज, अभी इसके बाद एक चीज और पढ़ने जा रहे हैं कि अधिकार की तो बात हो गई है, तो कर्तव्य भी तो होने चाहिए कुछ। जैसे आपने कहा कि पापा की प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार है अधिकार है कि नहीं है? लड़कियों का अधिकार है, पापा की जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसमें 5 करोड़ तो आप ही को मिलेंगे ना। ठीक है, तो वो अधिकार तो है, लेकिन पापा की सेवा भी करना है। ये क्या है? कर्तव्य है। कर्तव्य है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अधिकार तभी है जब कर्तव्य है। तो इंडिया में अच्छी बात है कि अधिकार तो तब करोगे जब, ठीक है, अधिकार है, आपको प्रॉपर्टी में अधिकार चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन भैया उसके साथ साथ आपको कुछ ड्यूटीज भी तो निभानी पड़ेंगी। जैसे जब पापा बुढ़े हो जाएंगे तो पापा को खाना पीना खिलाना है, सेवा करनी है ना, उनको दिक्कत ना हो जाए तो इसका ख्याल रखना है। सेम चीज हुई थी जब इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया, तो यही बात हुई कि भाई देखो ये इंडिया वाले बहुत ज्यादा अधिकार कर रहे हैं, तो उन्होंने एक चीज और बोला कि ठीक है अधिकार लो जितना है, लेकिन कुछ कर्तव्य तो निभाओ। और यहां से ओरिजिन होता है मूल कर्तव्यों का, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है, अधिकार और ड्यूटीज एक तरह के पूरक हैं। आपको तब तक अधिकार नहीं मिल सकते जब तक आपकी ड्यूटीज पूरी नहीं हो रही है। ठीक है ना? अब इंडिया की बात करते हैं, तो जब फंडामेंटल ड्यूटीज, अच्छा मूल अधिकार में नहीं था, शुरुआत में जब संविधान बनाया गया तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थे वो इस चीज का हिस्सा नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने जोड़ा। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, खूब सारे रिकमेंडेशन दी, तो उसमें एक ये भी था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है करेंगे। और ये हमें कहां से इंस्पायर हुए हम लोग? रशिया से, यूएसएसआर से हुए। ठीक है, कुल 10 तरह की बातें बोली गई कि आपको ये करना है। ठीक है, जैसा कि उन्हें मौलिक कर्तव्य कहा गया, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहा गया, जिसको हमने भाग 4 का में जोड़ा और आर्टिकल 51 का यानी ए में जोड़ा।
तो हमारा डीपीएसपी क्या है, 36 से लेकर 51 तक है, और 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसी तरह से भाग 3 हमारा फंडामेंटल राइट्स है, भाग 4 हमारा डीपीएसपी है, और भाग 4A जो है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। और ये क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करके आया था और ओरिजिनल वाले में नहीं था ये। अभी तक क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है ना सबको? तो ओरिजिनल लेवल पर 10 बातें बोली गई थी, कर्तव्य बोले थे, एक बाद में 2002 में जोड़ दिया गया। 11वां मतलब 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में 11वां जोड़ दिया गया। ठीक है, एग्जाम में आपसे बहुत अगर उसको खुन्नस होगी एग्जामिनर को, तो आपको ये ना पूछेगा आर्टिकल 51A 51A B, मतलब होता है ना, मतलब 1A, मतलब लाइन से 11 है और आपका मैच द फॉलोइंग का सवाल पूछ रहे हैं। कभी कभी सीक्वेंस भी याद करना पड़ जाएगा, क्या है वो तो है, लेकिन बद से बदतर सिचुएशन ये है कि अगर इसमें अगर सीक्वेंस पूछ लिया तो 10 के 10 आपको लाइन से याद होने चाहिए, आपको ये पूछा गया है। ठीक है, सब रटने पड़ेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हाँ क्या कीवर्ड्स पकड़ लेना। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। अगर पूरा स्टेटमेंट याद नहीं भी होता है तो कीवर्ड्स पकड़ लेना। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, अगर इसमें आप हनन कर रहे हो यानी कि आप उसकी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे हो तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब ऐसा नहीं कि कोर्ट में चले जाओगे, तो ये भी एनफोर्स नहीं, बाध्यता नहीं है इसमें भी। ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है कि पाकिस्तान में भी आ जाए। के विरुद्ध राज्य के दावे। ठीक है, राज बोल रहा है कि बेटा तुम्हें अधिकार तो बहुत चाहिए लेकिन थोड़ा सा कुछ कर्तव्य भी तो निभा लो। ठीक है, तो अब इसके अंदर आता है, पहला आता है 51 का जो एक का पहला जो है वो है संविधान, और लाइन से पढ़िए, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, संविधान का पालन करें, हम सब तो करते ही हैं, साथ में जो उसके आइडियाज हैं, जो संविधान में जो बातें बोली हैं, जो संस्थाएं हैं जैसे कि इकोनॉमिक इलेक्शन कमीशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, ठीक है, ये सब चीजें, इनकी और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इन चीजों को हम लोग रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कि मतलब नेशनल फ्लैग हम फाड़ दें या कुछ कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, पहला है ये। ठीक है, तो सर संविधान के आदर्श क्या हैं? संविधान कई सारे आदर्श हो सकते हैं आपके, इक्वालिटी है, जस्टिस है, ये सब क्या है। ठीक है, आइडियल। ठीक है, यही तो आइडियाज है ना आपके, आदर्श हैं कि हम कैसा हमारा संविधान होना चाहिए, क्या है। ठीक है, यस सर। अच्छा, दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले और उच्च आदर्शों को हृदय से संजोएं, ठीक है, और पालन करें। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी जो हमने अपने नेशनल स्ट्रगल में हमने जो जो आइडियाज की हमने बात की है, ठीक है, उसको हम समझें, प्यार करें और उसको हम पालन करें उन चीजों का। ठीक है, कि भाई ऐसा कि मान लो भगत सिंह के आइडियाज हैं या बोस के आइडियाज हैं या गांधी के आइडियाज हैं, तो उनको हम समझें और रिस्पेक्ट करें। तो यहीं पर तो दिक्कत आती है जब कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बहुत नेगेटिव हो जाती हैं गांधी को लेकर, नेहरू को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो संविधान की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी कहते हैं, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यानी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सोवरेन का मतलब क्या होता है, संप्रभुता, सोवरेन, वो अपना डिसीजन, अपना कुछ फैसला लेंगे, वो अपना होगा डिसीजन लेने का राइट। हाँ, जैसे आपने कहा कि मैं 18 साल की हो गई, अब मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, इट्स माय लाइफ। ठीक है, तो इंडिया ने कहा कि भाई इट्स माय लाइफ, हम जो करेंगे करेंगे, हम सोवरेन है। ठीक है, मेक इट लार्ज हो गया। ठीक है, और यूनिटी होनी चाहिए और इंटीग्रिटी, एक अखंडता और एक रहना चाहिए। ये सब बातें जो हैं ये थर्ड पार्ट में है। चौथे में है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी कि अगर मान लो लड़ाई हो गई है और देश ने कहा कि वीरो आ जाओ, अब बचाना है आपको देश को, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भैया मैं तो भाग रहा, मुझसे क्या मतलब है, तो आपको जैसे कोविड में डॉक्टरों ने किया था, किया। ठीक है ना, किया। अब इंडिया वाले इतना मैच्योर है, मैं समझता हूँ कि अगर कभी कॉल किया जाता है तो हमेशा इंडियंस जो हैं खड़े हुए हैं किसी उसमें कॉज में। भारत के सभी लोगों की समरसता और भाईचारे की भावना, ठीक है, विकास करें जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग पर आधारित सभी भावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जैसे सती प्रथा हो गई, सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है, इन सब चीजों को हम बैन करें जो कि नहीं सही है। ठीक है, हमें लगता है कि स्त्रियों का जो उनके सम्मान का विरोध हो रहा है तो उसमें करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कभी कभी स्त्रियां ही हमारे देश की जो हैं वो गड़बड़ कर देती हैं।
अब हिस्ट्री में एक बार पढ़ाई तो मैंने ये बताया था कि जब एक बार सती प्रथा का खिलाफ कानून बनाया गया तो एक औरत जो सती होने जा रही थी तो अंग्रेजों ने रोक लिया उसको कि नहीं ये तो बैन हो गया है, तो खुद ही लड़ने चली गई थी और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया उसने वहां पर थाने में कि यार ये तो हम कर रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब है इससे। तो कभी कभी स्त्रियों को भी अपना समझना पड़ेगा कि उनके सम्मान की बातें क्या हैं। छठा है हमारी सांसारिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, यानी कि जो हमारा रिच हेरिटेज है, हमारा कंपोजिट कल्चर है, ठीक है, जहाँ पे हर तरह के लोग, हर तरह के वर्ग, हर तरह की चीजें हैं, वो सब मिलकर इस तरह से रहते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करें। सातवां जो सातवां इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को जिसमें अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करें। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया था। किसकी रक्षा करनी है? इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। ये चार हैं। एक बार सवाल फंसाया था इसके ऊपर उन्होंने, इन चार में से दो पूछ लिया था उन्होंने, बोला था कि इसमें है कि नहीं है। तो क्या है? जंगलों की, झीलों की, नदियों की और पशुओं की, वाइल्ड लाइफ की, इन सब की हम लोग रक्षा करेंगे, ठीक है। आठवां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना, यानी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। अब ये ना, ये साइंटिफिक टेम्पर क्या चीज होती है? साइंटिफिक टेम्पर क्या है? साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कि हम हर चीज को तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। ये नहीं कि हम कुछ भी अंधविश्वास के रूप में माने जा रहे हैं, ठीक है, वो धार्मिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। अब ये नहीं हो सकता ना कि बलि दे देंगे तो हमारा भला हो जाएगा, हम इस बात को बिलीव करते हैं कि नर बलि होनी चाहिए। अब ये कोई साइंटिफिक टेम्पर थोड़ी ना हुआ है, ठीक है। तो अगर नेहरू को सबसे बड़ी देनों में से कुछ अगर है, देन देखो, तो शुरुआत से ही इस देश को साइंटिफिक टेम्पर के बारे में उस डायरेक्शन में ले जाने की बात उन्होंने की है। अब कितना जा पाया नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, जब मैं देखता हूँ पाकिस्तान भी उसी समय बना और वहां का जो हालात है वो, उससे मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत सही डायरेक्शन में रहा। परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन बहुत अच्छे डायरेक्शन में रहा, क्योंकि शुरुआत से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, यही कारण है कि शुरुआत में ही, जब हम लोग अभी हमने पढ़ा था ना क्लास के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो हमने क्या बोला था? ट्रैक्टर लेके आए थे। हाँ, एम्स डेवलप कर दिया, ठीक है, हमने अपने आईआईटीज को डेवलप कर दिया, आईएम्स डेवलप कर दिया, डैम डेवलप कर दिए। ये क्यों था? साइंटिफिक टेम्पर। और उन्होंने कहा था नेहरू ने कि ये डैम जो है ये मॉडर्न इंडिया के मंदिर है ये। तो जब आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आपको डायरेक्शन देता है, तो ये नेहरू की सबसे बड़ी बात। कभी नेहरू के बारे में लिखने के लिए आए तो ये बात जरूर लिखिएगा, उनके बारे में, उनके फेवर में जाती है बात ये। फिर आता है 9वां नंबर, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करें, यानी कि चल गए पार्क में, वहां जाकर गंदगी फैला दिया आपने, कुछ तोड़ ताड़ दिया, और हिंसा से दूर रहें। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टिकोण के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता और बढ़ाने के, और क्या था, सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि को नहीं हुए। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति का अपना पूरा विकास होना चाहिए। जैसे कि आपके अंदर कैपेसिटी तो पीसेस बनने की, लेकिन आप अपना खुद ही विकास नहीं करना चाहते, डर के मारे या कमजोरी हो जाए या कुछ आलस के कारण। तो हर इंसान को अपना जो पोटेंशियल है उसको अचीव किया